हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्लासेस कैंपस की क्लास में। और मैं नीरज शर्मा, जैसा कि आपको पता है, बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूं। और आज हमारा पार्ट 5 चलेगा, जिसमें हम सेल के कंपोनेंट्स और उसके ऑर्गन के बारे में जानेंगे। तो सेल यानी कि कोशिका, जो कि मिलकर बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड का पार्ट होता है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये सभी किसी भी सेल के ऑर्गन्स होते हैं। और इनकी अपनी अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इनका अपना अपना महत्वपूर्ण एक्शन होता है। तो वो आज हम इन सब में देखेंगे। जैसे कि सेल में फर्स्ट मैं लूंगा प्लास्टिड। जितने भी हमारे पौधे होते हैं यूकैरियोटिक, उनमें जो कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है वो करता है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड 3 तरीके का होता है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, और नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में लिख देता हूं। जो प्लास्टिड होता है उसके 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सभी में क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है प्लांट की पत्तियों को, प्लांट को ग्रीन रंग, ठीक है, यानी कि हरा रंग। ये क्रोमोप्लास्ट होता है, जितने भी टमाटर, फूल, फल इत्यादि जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं उन सबको कलर प्रोवाइड कराता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। फल, फूल, जैसे टमाटर है, टमाटर फल होता है, इन सब में जो कलर प्रोवाइड कराता है वो कराता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जितने भी हमारे प्लांट्स में जो नीचे की तरफ होते हैं, जैसे कि आलू, इसका एग्जांपल है आलू, इस तरह के जो पिगमेंट बनते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये दोनों लगभग एक से होते हैं, कि स्ट्रक्चर भी एक सी होती है, इसलिए मैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर नहीं बता दूंगा। कोई भी प्लांट होता है वो हमेशा फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, और उस प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक अंडाकार आकृति होती है। इसके बीच में स्ट्रक्चर होती हैं। इस तरह का एक क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसमें अंदर कहीं कहीं पे डीएनए मिलता है। डीएनए मैट्रिक्स भरा हुआ होता, इसमें 2 कंटेंट होते हैं। एक का नाम होता है क्लोरोफिल ए और
एक का होता है क्लोरोफिल बी। ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये होते हैं इसके थाइलेकोइड्स। और इसकी जो ये स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, इसे बोलते हैं ग्रेनम यानी ग्रेना। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें इसके अंदर के कंपोनेंट होते हैं थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स के बाद इसमें ग्रेनम होते हैं, और इसके आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोफिल ए और बी इसमें पाए जाते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस होने के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन चलती हैं, जिससे कि कोई भी पौधा अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट हुआ। दूसरा हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिगर ने की थी। इसके साइंटिस्ट का नाम है कोलिकर। और माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दी थी वो दी थी बेंडा ने। ये एक धागे नुमा यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसमें इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराने में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और ये एक सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है देख लेते हैं एक बार। ये भी ओवल शेप का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहती है, धागे नुमा। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसके बीच वाले को बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं क्रस्टी। इसको बोलते हैं F0F1 पार्टिकल्स। ये इसमें मैट्रिक्स होता है जिसमें डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस होता है और हमारी बॉडी को यानी कि या प्लांट की बॉडी को, कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेन सिस्टम चलता है, जिनमें से एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एक होता है क्रेब्स साइकिल। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे रेस्पिरेशन से लिंक्ड होती है, और जो क्रेब्स साइकिल होती है जो कि सेल को यानी कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने में क्रेब्स साइकिल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें रिलीज होते हैं एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में केवल यही पूछा जाता है कि किसकी डिस्कवरी करी थी, कोलिकर ने नाम दिया, बेंडा ने, और इसके अंदर क्या क्या होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, बीच की मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला हिस्सा इसका क्रिस्टी होता है, CREST क्रिस्टी, और ये जो इस पे कंपोनेंट लगे होते हैं इन्हें बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर आपके डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम, इसके राइबोसोम को हम माइटोराइबोसोम भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में बस इतना ही होता है बेसिक। तीसरा आता है इसमें राइबो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जितनी भी हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस ओवल शेप में होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी भी। ये ओवल शेप में रहता है और उसकी आउटर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम्स की, जो न्यूक्लियस से निकलने वाली जानकारी को अदर थिंग्स तक पहुंचाती है। ये होते हैं इसके राइबोसोम्स। ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, और ये होता हमारा बीच में न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में ये होती है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने के बाद इसमें भरा रहता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जिसे आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, यानी कि डीएनए। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, और इसमें अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर मैट्रिक्स हर एक सेल में आपको मैट्रिक्स जरूर मिलेगा। ये होता है आपका न्यूक्लियस मैट्रिक्स। हमारे शरीर को सूचनाएं देने के लिए न्यूक्लियस ही काम करता है। हमारे कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल ही काम करता है। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है ये हमारे क्रोमोसोम के अंदर होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। इस डीएनए के फंक्शनल पार्ट को, यानी कि डीएनए का जो काम करने वाला भाग होता है, उसको ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और इस जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं हम जीन। जीन यानी कि जीन्स। जीन क्या होते हैं? जीन डेफिनेशन लिख देता हूं। डीएनए का फंक्शनल पार्ट वो होता है आपका जीन। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्पेशल कैरेक्टर को ले जाने वाला कारक कहलाता है जीन।
ठीक है। जीन का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी के स्पेशल कैरेक्टर को ले जाने वाला जो फैक्टर होता है उस फैक्टर को बोलते हैं हम जीन। जीन क्या होता है, डीएनए की फंक्शनल पार्ट को हम जीन कहते हैं। अब जीन भी 3 यूनिट से बिल्कुल बना होता है। जीन की भी 3 यूनिट होती हैं। जीन डिवाइड होता है 3 यूनिट में, उन्हें बोलते हैं सिस्टोन, न्यूटॉन, रिकॉन। ठीक है, तो जीन की 3 यूनिट सिस्टोन, न्यूटॉन, रिकॉन। अगला ऑर्गन देखेंगे हम इसका। अगला ऑर्गन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और जितना भी न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए के थ्रू, यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, उन राइबोसोम्स अटैच होते हैं आरएनए से, जिन्हें हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। उन मैसेंजर आरएनए के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं संदेश को। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पाए जाते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनकी सरफेस पर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इसके ऊपर हमारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं, यानी कि ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक, ROUGH रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इसके साथ मैंने अटैच करा है ये विदाउट राइबोसोम्स है, यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। तो ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समांतर लाइन में लगे हुए रहते हैं और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच रहते हैं। जो भी इसके अंदर कैरेक्टर से रिलेटेड जानकारी होती है उस जानकारी को सेल के अंदर प्रेजेंट अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके आगे देखते हैं हम। ये इसका लास्ट है वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं, किसी भी सेल के अंदर ये रसधानियां, हिंदी बोलते हैं रसधानियां, यानी कि किसी भी सेल के अंदर इस तरह की स्पेस हो जाना, इन्हें बोलते हैं वैक्यूल, यानी कि रसधानी। ये कैसे बनते हैं, ये जो हमारी मैच्योर सेल्स होती हैं उन मैच्योर सेल्स में इनका साइज बड़ा होता है, लेकिन जो छोटी सेल्स होती हैं उनमें इनका साइज छोटा होता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल का स्पेस क्रिएट हो जाना, और उस स्पेस में यानी कि जैसे ही सेल बड़ी होती जाएगी तो इनका भी आकार बड़ा होता चला जाएगा और इनके अंदर एक मैट्रिक्स बनता चला जाएगा, और वो उसी खाली स्थान को, उसी इंटर स्पेस को हम बोलते हैं वैक्यूल, वैक्यूल्स। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट हर सेल में अपना अलग अलग होता है। जैसे कि आप अगर एक यूनिसेलुलर सेल यानी कि एक कोशिका लेंगे तो वो एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर सेल के अंदर 40,000 की क्वांटिटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ सेल्स में मैच्योर होने के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCS। ये मैच्योर सेल्स होती हैं। इन मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ऑर्गन सेल के क्या क्या है, और इससे आगे का अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।